नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो प्रशांत किशोर को लेकर एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। ट्वीट कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं किया है, तवलीन सिंह ने किया है। और ट्वीट में जो बातें कही है उसके बाद तमाम विपक्षियों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, तवलीन सिंह एक ऐसी पत्रकार है जो खास तौर पर राजनीति से जुड़े कॉलम लिखती है और वो कह देती है कि अगर बिहार की वो नागरिक होती, उनके पास मत देने का अधिकार होता, तो वो प्रशांत किशोर को वोट डालती, जन सुराज को चुनाव में बड़ी जीत हासिल करवाती है। सोचिए, एक पत्रकार ऐसी जबान से बात रख रहा है, क्या मायने हैं इसके। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए आदित्य राज जुड़े हुए हैं, जन सुराज के युवा प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य आपका पीओ भारत पर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों का जो हम लोगों को देख रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि तवलीन सिंह जी ने, बिल्कुल जी हाँ आदित्य, आज मैं वही सवाल लूंगी आपसे, लेकिन थोड़ा मेरा सवाल ये है कि दिल आप लोगों का तो बहुत गदगद होगा, खुश होगा कि ठीक है, इतनी बड़ी पत्रकार ने इतनी बड़ी बात कही है। लेकिन आपको क्या लगता है, तवलीन सिंह ने जो बातें कही है, बिहार की जनता भी वैसा सोच रही है या नहीं सोच रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आप बताइए कि जो पत्रकार बातें कर रही हैं, उसके बिहार में क्या मायने निकल कर सामने आते हैं। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि तवलीन जी ने जो बयान दिया है, क्या उससे बिहार की जनता सहमत है कि नहीं प्रशांत किशोर जी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये समझने वाला विषय है कि मेरा आपसे एक सवाल है। आप पत्रकारिता करती हैं, पत्रकारिता जगत से संबंध रखती हैं, राजनीतिक विषयों को समझती होंगी। विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में आप मुझे एक ऐसा राजनीतिक दल बता दीजिए जिसके जो सूत्रधार हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बयान दिया होगा कि अगर आपको चुनाव में हमसे बेहतर कोई उम्मीदवार मिल जाए जो दूसरे दल का हो, तो आप उसको वोट दीजिए ताकि बिहार जीते, जन सुराज जीते या ना जीते। इससे बढ़िया विचारधारा अपने तौर पे लोकतंत्र में तो नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि तवलीन जी जैसे राजनीतिक विचारक भी, राजनीतिक लेखक भी इनके साथ, इनके विचारधारा में कदम से कदम मिला रहे हैं। और साथ ही साथ पूरी बिहार की जनता इनके साथ आज पीछे खड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपने विधानसभा घेराव के दौरान देखा होगा कि एक बहुत बड़ा जनता का हुजूम था जो अपने मांगों को लेकर के, अपने विषयों को लेकर के, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास को लेकर के विधानसभा के सामने, सरकार के सामने खड़ा था अपनी मांग को पूरी करने के लिए। आदित्य जी, आपके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। देखिए, बिहार में युवा दो बड़े चेहरे हैं। एक का नाम चिराग पासवान है जो कि एनडीए का चेहरा है, और एक का नाम तेजस्वी यादव है जो कि महागठबंधन का चेहरा है। और बिहार में जिस तरह से आप देखिए इनकी रैलियों में भीड़ आती है, माना कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रमों में पिछले दिनों के मुकाबले आजकल बहुत भीड़ दिखती है, लेकिन इन लोगों की रैलियों में भी काफी भीड़ दिखती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुकाबला काफी कड़ा है। कैसे चैलेंज को स्वीकार करेंगे आप लोग? इतना आसान होगा आपके लिए? बिल्कुल बहुत आसान होगा, क्योंकि पैसों पे लाई गई भीड़ और विचारों के आधार पे लाई गई भीड़, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जनसुराज के कार्यक्रमों में प्रशांत किशोर जी को सुनने आने वाले लोग विचारों से कनेक्ट होकर आ रहे हैं, और तेजस्वी जी और चिराग पासवान के सभाओं में आने वाले लोग प्रचारों से कनेक्ट होकर के आ रहे हैं, जो पैसे के आधार पर किया जा रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। जब व्यक्ति विचारों से कनेक्ट होता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह गांधीवाद और समाजवाद की विचारधारा के आधार पर चलता है। जब एक तरफ वो पैसों पर कनेक्ट होता है तो सभा समाप्त हुआ, लिट्टी चोखा चला, और फिर उसके बाद वो भूल जाता है कि तेजस्वी जी ने क्या कहा था और चिराग जी ने क्या कहा था। देखिए, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर, और तेजस्वी यादव, ठीक है, वो कुछ पायदान नीचे गए हैं, लेकिन पहले नंबर पर अभी भी तेजस्वी यादव बने हुए हैं सीएम के रूप में पहली पसंद। तो क्या कहेंगे, बिहार की जनता का ही सर्वे है ये? अभी थोड़ा चुनाव नजदीक आने दीजिए। ये सर्वे अभी आप एक तरीके से मानसून के मौसम में कर रही हैं। जब ठंड के मौसम में चुनाव गर्माहट में पहुंचेगा, तब आप जब ये सर्वे कर रहे होंगे तो पूरी तरीके से, जैसा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी बता रहे हैं कि जन सुराज अर्श पे होगा, बाकी सारे राजनीतिक दल फर्श पे होंगे। और आप ये भी देखेंगे, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड एक बात बता दूं, ये पहली बार बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह भी हो सकता है कि किसी भी एग्जिस्टिंग दल को जो जनसुराज के विपक्ष में लड़ेगा, हो सकता है विपक्ष की मान्यता ना मिले। इस स्थिति में वो लोग चले जाएं, क्योंकि पिछले 35 सालों में उन्होंने जो कार्य किया है, बिहार की जनता उससे उब चुकी है, और बिहार की जनता एक नए विकल्प को देख रही है जो जनसुराज के रूप में नजर आ रहा है। देखिए, आप भी युवा हैं और बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में भी नौकरी का मुद्दा बड़ा बनाया और उसकी वजह से काफी उनकी रैलियों में भीड़ भी आई। अभी आप देखिए कि नीतीश कुमार ने भी कह दिया है, बीजेपी ने भी कह दिया है कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव तो लगातार यही मुद्दा बनाए हुए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। आप पलायन की बात करते हैं, उसको रोकने की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दे एक ही हैं। अब सब उसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप रोटियां नहीं सेक रहे।
इसका आप कैसे आश्वासन देंगे? देखिए, ये रोटियां सेक रहे हैं कि नहीं सेक रहे हैं, इसका हम बिल्कुल भी आश्वासन नहीं देंगे। आपकी जनता बहुत काबिल है, जनता नौवीं फेल नहीं है, जनता को सब समझ में आता है। आप मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरियां दे देंगे, और उससे पहले इस समय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दे देंगे, जो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। आप ऐसे समझिए कि मिनिमम भी अगर सैलरी दी जाएगी सरकारी नौकरी में तो 5 लाख रुपए सालाना सैलरी हो जाएगी। 1 करोड़ लोगों को उतनी सैलरी देने के लिए 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा होने की जरूरत है, और अगर 3 लाख करोड़ के बजट में 5 लाख करोड़ जोड़ दिया जाए तो यह बिहार के जीएसडीपी यानी सकल घरेलू राज्य उत्पाद से ज्यादा हो जाएगा। आप मुझे दुनिया का एकमात्र ऐसा राज्य बता दीजिए या देश बता दीजिए जहां का बजट वहां के जीडीपी से ज्यादा होता हो। अब समस्या यह है कि 10वीं कक्षा में तो कभी तेजस्वी यादव पढ़े नहीं। अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में एनसीईआरटी में 10वीं कक्षा में विकास नाम का चैप्टर पढ़ना है, और संसाधन एवं विकास ये भूगोल के 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर में पढ़ना है, और ये 9वीं में फेल हो गए थे। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं इनकी इस विषय के ऊपर टिप्पणी कितनी सही रहेगी, कितनी गलत रहेगी? दूसरी तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनके बारे में बिहार की जनता और बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर इलाज भी करा सकते थे। अब सवाल ये है कि इलाज वो कराएं कैसे? जिस सुशासन को उन्होंने बनाया उसमें पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं, इस बात से वो डर जाते हैं। दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि पीएमसीएच में इलाज करा लें तो वहां दिन दहाड़े लोगों को पीट दिया जाता है, तो फिर उनको लगता है वहां कैसे इलाज करा लें। तो ये तो नीतीश जी इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, ये 1 करोड़ नौकरियों की वो जो बात कर रहे हैं, ये अपने तौर पर उसी तरीके से है कि वो उस आरोप को सही साबित कर रहे हैं। अच्छा, आपकी सरकार बिहार में, जनसुराज की सरकार बिहार में आएगी तो आप लोग ऐसा क्या दे देंगे बिहार में जो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, चुनाव नजदीक है। बिल्कुल बताना पड़ेगा। बिल्कुल हमने बताया है, हमने जो 5 अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसमें एक बात अगर आप गौर करेंगे तो 5 समाज के अलग-अलग तबकों का जिक्र किया गया है। वहां पे किसी भी प्रकार से किसी जाति या वर्ण विशेष का जिक्र नहीं किया गया है। बांटने की राजनीति नहीं की गई है। अगर बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है तो शिक्षा की बात की गई है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि भाई प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, जब तक सरकारी स्कूल नेतरहाट के लेवल का ब्लॉक्स में बनेगा तब बनेगा, लेकिन वर्तमान में बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो इसके लिए हम प्राइवेट स्कूलों में उनके प्रबंध करेंगे कि अगर आप गरीब हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा, आप जाइए अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। दूसरी तरफ युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि हम डी माइग्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बल देंगे, यानी 10,000 से 15,000 का रोजगार उन युवाओं को जो 50 लाख मजदूर बन करके आज बिहार के बाहर रह रहे हैं। कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई कर्नाटक में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है, जहां पर कहा जाता है कि भाई मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तमिल बोलो, उन लड़कों को बिहार में ले आकर के उनको एक गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देंगे। क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी देश का संविधान, बाकी लोग कहते हैं ना कन्नड़ में लोगों के साथ, कर्नाटका में लोगों के साथ गलत हो जाता है और राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा निकालते हैं। आप समझिएगा, इसी देश का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1978 के मेनका गांधी केस में कहता है कि जीवन जीने का अधिकार केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, ये गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। यानी इस देश के हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार है। परंतु बिहार के लोगों को बिहार के बाहर जाने के बाद उस तरह के अधिकार नहीं मिलते। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 10 से 15,000 का रोजगार इसी बिहार में दिया जाएगा। महिलाओं को 4% पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। समझिए, बिहार की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? पूंजी और श्रम का प्रवाह। श्रम के प्रवाह को रोकने के लिए पूंजी के प्रवाह को रोकना पड़ेगा, जिसके लिए सीडी रेशियो का जो जिक्र आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर सभा में करते हैं। अगर आप लेटेस्ट डेटा की बात करें तो राज्यसभा के डेटाबेस में आपको वो डेटा मिल जाएगा जो सरकार ने ही प्रस्तुत किया है लास्ट क्वार्टर का। उसमें बिहार का जो सीडी रेशियो है लास्ट क्वार्टर का वो 59% है। यानी बिहार का आदमी अगर 100 रुपया बैंकों में रखता है तो 41 रुपया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में चल जाते हैं, जहां पे 107 और 104 जैसा सीडी रेशियो हो। यानी वहां का आदमी 100 रुपया बैंक में रख रहा है, उसको 107 रुपया मिल रहा है, और पैसा किसका लिया जा रहा है? बिहार का। और आप ऑन द रिकॉर्ड में एक नई बात बताता हूं, आपने कभी इस बात पे गौर किया हो, शायद आपने किया होगा, लेकिन हो सकता है जनता ने ना किया हो। मैं उसको बताना चाहूंगा कि बिहार का पिछले 9 साल का जो बजट है वो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया आता है, अगर आप पूरा जोड़ दीजिएगा तो। और ऑन द रिकॉर्ड पिछले सत्र में सदन में कहा था भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कि हमने बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया है। अब आप समझिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया, जो बिहार के पिछले 9 साल के बजट के बराबर है। ऑन द सेम टाइम जब आप कंपेरेटिव दृष्टिकोण से देखिएगा तो 100 आदमी अगर भारत में रहता है तो 13 आदमी बिहार में रहते हैं, लेकिन 100 रुपया अगर भारत का बजट है तो 6 रुपया बिहार का बजट है। 100 रुपया अगर भारत के उद्योगपतियों ने वेस्ट किया तो आपको पता है बिहार के लोगों ने कितना रुपया वेस्ट किया एनपीए के तौर पे? सिर्फ 1 रुपए। अब बताइए आप, लोग कहते हैं कि बिहार के लोग पैसा लेके लौटाते नहीं है, इसलिए हो सकता है ऋण नहीं मिलता होगा। तो सीधी बात है, बिहार के लोग तो लेकर के लौटा रहे, 99 आदमी लौटा दे रहा है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 99% से ज्यादा सक्सेस रेट तो संभव नहीं है।
उसके बाद भी बिहार के साथ ये किया जा रहा है। तो हम इस तरीके से व्यवस्था बनाने निकले हैं और जनसुराज की सरकार आएगी तो ये सारी चीजें ठीक कर दी जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो व्यवस्था बनी हुई है केवल उसको सही तरीके से चला देने की जरूरत है। ये लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बेयर मिनिमम है। केंद्र से भी बिहार को सपोर्ट नहीं मिलता है और इसीलिए बिहार की हालत इतनी खस्ता है और बिहार की जो सरकारें हैं वो भी यहाँ पे हम ठीक आपको से रोकना काम नहीं चाहेंगे। कर पा रही। आप ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम आपको एक बात के लिए रोकना चाहेंगे। केंद्र के साथ केंद्र से बिहार को सपोर्ट नहीं मिलता है तो केंद्र में और बिहार में दोनों जगह तो एक ही सरकार है। और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र की सरकार इतनी बड़ी पूर्ण बहुमत की है कि वो हमारी बात नहीं सुनती। आप चाहेंगे तो एक पाया मोदी जी का हिलने लगेगा, वो आप जो चाहें वो निकल सकता है। तो ये तो देखिए, शब्दावली के खेल में, शब्दों के माया जाल में आप जो कहना चाहें, झूठ कहने के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जुमले फेंकने के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब जनता मूर्ख नहीं है। बिहार का हर लड़का पढ़ा लिखा है, परिवार पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बीजेपी भी बिहार को बदलने के लिए केंद्र में होते हुए भी कोई कोशिश नहीं कर रही है। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, बराबर की बीजेपी भी जिम्मेदार है, आपका ये मानना है? बीजेपी अपने तौर पे बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू पार्टी बनकर के काम कर रही है। और कहीं ना कहीं आपको एक बात याद होगा, आप पत्रकार हैं, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सरकार में जो एक सबसे बढ़िया बात होगी वो होगा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। आज की तारीख में आप याद करिए, राजीव गांधी जी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, नीचे 10 रुपया पहुंचता है। आज समस्या यह है, 100 इंफॉर्मेशन और 100 योजनाएं ऊपर से चलती हैं, नीचे 10 पहुंच पाती हैं। यानी पैसे तो यूपीआई के माध्यम से 100 के 100 पहुंच जा रहे हैं, लेकिन योजनाएं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में 100 चल रही हैं और बिहार जैसे लड़कों के पास, बिहार के गरीबों के पास, मजदूरों के पास सिर्फ 10 पहुंच पाती है। 90 ऊपर के नेता पुत्र अपने में बांट करके खा पी जाते हैं। चलिए आदि जी, ठीक है, कुल मिलाकर एक बात आपने यहाँ पर साफ सुथरी रख दी है कि न सिर्फ यहाँ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है, यहाँ लालू और तेजस्वी यादव भी जिम्मेदार हैं। और अभी चुनाव का वक्त नजदीक है तो सब लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जो हवा बदली है उसका कारण ये है कि आप लोग ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ये आपका मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी बात रखने के लिए हमारे चैनल पियो भारत पर। आगे भी आपसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी। जय बिहार।